हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। सो हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने संधि टॉपिक कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टॉपिक समास। तो सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस जानते हैं संधि और समास के बीच। तो संधि क्या है? बेसिकली दो वर्णों के परस्पर मेल से संधि बनती है, जबकि समास क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से आपका समास बनता है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों का संक्षेपीकरण समास कहलाता है। तो आप शाब्दिक अर्थ भी देख सकते हैं। संक्षेप, समासिक पद, समस्त पद, संपूर्ण पद आपका समास कहलाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि हिम का आलय, हिम का घर, या चिड़िया के लिए घर। तो इसको हमने एक संक्षिप्त रूप देना है, तो इसका हम क्या कह सकते हैं? चिड़ियाघर हम इसको कह सकते हैं, चिड़ियाघर। तो ये हमने क्या किया? शब्दों को इकट्ठा किया, चिड़िया के लिए घर। तो हमने बजाय इसके कि हम पूरा रूप इसको बोले कि चिड़िया के लिए घर, तो हम क्या कह सकते हैं? चिड़ियाघर कह सकते हैं। जैसे हम कोई और शब्द भी ले सकते हैं, विद्या के लिए आलय, विद्यालय, विद्या के लिए घर। तो ये विद्या के लिए घर बोलने के बजाय हम क्या लिख रहे हैं? विद्यालय एक शब्द लिख रहे हैं। तो इसका जो है संक्षिप्त रूप किया हमने, शब्दों को हमने कंपाइन किया, संक्षेप रूप दिया। यही क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम पर्पज से कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको लिख के दिया जाएगा हिमालय। ये कैसा, इसमें जो है कौन सा समास है? आजन्म, प्रतिवर्ष, इसमें कौन सा समास है? इस तरह से जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए, ये इसका जो है थोड़ा सा शाब्दिक अर्थ था कि शब्दों का जो संक्षेपी रूप होता है उसे हम समास कहते हैं। डेफिनेशन को समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बने नए शब्द को हम समास कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि शब्दों का परस्पर मेल क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है। वर्णों का परस्पर मेल आपका संधि कहलाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एक शब्दांश भी हो सकता है, उपसर्ग हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, शब्द और शब्द हो सकता है, एक पद और एक पद हो सकता है, दो से अधिक पद का योग हो सकता है। ये सभी जो है आपका, जैसे माता पिता, माता भी एक अलग शब्द है, पिता एक अलग शब्द है, तो ये दोनों क्या है? आपका समास बन सकता है, माता और पिता। जैसे आजन्म, आजन्म में ये आ क्या है? यहाँ पे उपसर्ग है, शब्दांश है, लेकिन जन्म क्या है? एक पूरा एक शब्द है। तो उपसर्ग प्लस शब्द मिलाकर क्या बना रहा है? एक जिस शब्द को बना रहा है उसमें भी जो है आपका समास छुपा होता है। वो आगे हम देखेंगे कि उसमें कौन सा समास रहता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं समास के भेद की। तो समास के कुल भेद होते हैं 6, जिसमें कि अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास एंड बहुब्रीहि समास। लेकिन कहीं किसी बुक में दिया जाता है कि समास के 4 भेद होते हैं। वो कैसे होते हैं? अव्ययी भाव समास होता है, द्वंद्व समास होता है, तत्पुरुष समास होता है और बहुब्रीहि समास होता है। क्योंकि जो तत्पुरुष समास होता है इसी के ही आगे भाग होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसलिए किसी बुक में समास के 4 भेद होते हैं। वैसे अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तो डेफिनेटली 4 होगा, 4 नहीं है तो हमें पता है कि समास के 6 भेद होते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा डिस्कस यहीं कर लेते हैं। जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पहला पद प्रधान होता है। याद रखना है, किसी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा पद किस समास में प्रधान होता है। तो याद रखना है अव्ययी भाव समास सबसे पहला समास है, अव्ययी भाव समास। तो इसमें पहला पद याद रखना है, पहला पद इसमें प्रधान होगा। द्वंद्व समास हम इसको कैसे याद रखेंगे? द्वंद्व, देखो 2 बार इसमें द जो है रिपीट हो रहा है। ये वाला द भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला द भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे कि इसमें दोनों पद जो होते हैं प्रधान होते हैं। पहला पद और दूसरा जो पद होता है, दोनों जो वर्ड होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम याद रखेंगे द्वंद्व समास में प्रथम और द्वितीय, पूर्व या उत्तर, या पहला या दूसरा पद, दोनों जो होते हैं इसमें प्रधान पद होते हैं। प्रथम द्वितीय लिख सकते हैं, पूर्व उत्तर लिख सकते हैं, पहला दूसरा लिख सकते हैं। तो इट्स अप टू एग्जामिनर वो किस तरह से जो है ऑप्शन आपको दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों की, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास के ही ये दोनों पार्ट है, इसलिए याद रखेंगे कर्मधारय समास, द्विगु समास और तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान रहता है। आगे डिटेल में समझेंगे कि कैसे रहता है। बस ये याद रखने वाला एक तरीका है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दूसरा पद और पहला पद दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, इन तीनों में आपका जो है दूसरा पद गौण पद ही प्रधान पद होता है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं बहुब्रीहि समास में आपका ना पहला पद ना उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि अन्य पद ही इसमें प्रधान होता है। तो अन्य पद इसमें प्रधान होता है, तीसरा पद ही इसमें प्रधान होता है, पहला व दूसरा पद इसमें प्रधान नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास से। देखिए अव्ययी भाव समास किससे बना है? अव्यय शब्द से बना है, अव्यय। अब ये अव्यय शब्द कौन से होते हैं? ये अविकारी शब्द होते हैं जिनका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता। ये ऐसे शब्द होते हैं। तो ये अव्ययी भाव समास में हमने याद रखना है, शब्द से पहले यदि कोई उपसर्ग आता है, अव्यय आता है, निपात आता है, तो डेफिनेटली 101% उसमें अव्ययी भाव समास होगा। बस ये जानना आपको ज़रूरी है कि उपसर्ग क्या होता है, अव्यय शब्द कौन से होते हैं, निपात क्या है, तो डेफिनेटली आप अव्ययी भाव समास को पहचान पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं
जहाँ पहला शब्द या शब्दांश अविकारी हो। अविकारी क्या होते हैं? अव्यय और निपात शब्द अविकारी शब्द होते हैं, जिनका हम जो है संज्ञा सर्वनाम करने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये ऐसे शब्द होते हैं। तो पहला शब्द क्या हो सकता है? इसमें उपसर्ग हो सकता है, कोई अव्यय हो सकता है, या फिर कोई निपात हो सकता है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। वह पहला पद उपसर्ग, निपात या अव्यय में से कोई एक होगा। ये हमने देखा था कि पहला पद इसमें प्रधान होता है। और पहला पद क्या होगा? कोई शब्दांश होगा, कोई उपसर्ग होगा, कोई निपात होगा, या कोई अव्यय होगा। तो समझते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, फिर बाकी जो है कंडीशन बाद में समझेंगे। पहली कंडीशन है कि पहले शब्द से पहले यदि कोई उपसर्ग लगा हो तो उसमें जो होता है अव्ययी भाव समास होता है। अब उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द से पहले ये लगाए जाते हैं। शब्द से पहले लगाने पर ये पूरे शब्द के जो मीनिंग है, अर्थ है, उसको चेंज करते हैं। जैसे पराक्रम, क्रम क्या है? एक शब्द है। क्रम में हमने जो है परा लगाया है। परा एक शब्दांश है, एक उपसर्ग है, जिससे इस क्रम में जोड़ने पर इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो बस ये याद रखना है, किसी शब्द में यदि हम उपसर्ग जोड़ रहे हैं और एक शब्द बना रहे हैं तो उस शब्द में डेफिनेटली 101% अव्ययी भाव समास होगा। बस ये याद रखना है शब्द में उपसर्ग लगाने पर। उपवन, उप जमा वन। पर्यावरण किससे बना है? परि जमा आवरण से बना है पर्यावरण। तो पर्यावरण में भी कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। आप देख सकते हैं संविधान। अब पूछ लिया जाएगा संविधान में आपका कौन सा समास है, कैसे पहचानोगे आप? तो संविधान के हम जो है संधि करेंगे। संधि करके देखेंगे सम जमा विधान। विधान के साथ हमने क्या जोड़ा है? सम शब्द जोड़ा है, आपका शब्दांश जोड़ा, एक उपसर्ग जोड़ा है, तभी आपका जो है संविधान शब्द बना है। इसलिए इसमें जो होगा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है। दुष्परिणाम, अध्यक्ष क्या है? अधि जमा अक्ष से बना है आपका अध्यक्ष। तो आप देख सकते हैं कि अधि क्या है? यहाँ पे एक शब्दांश है, एक उपसर्ग है, जिससे आपका अध्यक्ष बना है। इसलिए अध्यक्ष भी क्या होगा? एक अव्ययी भाव समास हो गया। अत्याधिक में भी आपका अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अत्याधिक भी किससे बना है? अति जमा अधिक से बना है अत्याधिक। तो अति क्या है? यहाँ पे एक उपसर्ग है, जिससे आपका अत्याधिक बना है। इसलिए ये भी क्या है? आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमने देखा था कि यदि शब्द से पहले कोई निपात हो तब भी जो उसका समासिक पद होगा उसमें अव्ययी भाव समास होता है। अब ये निपात क्या होते हैं? अव्यय की तरह ही ये भी क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं, जिनका विकार हम नहीं कर सकते हैं। जैसे यथा है, यथा का यथे तो नहीं बनेगा, यथा यथा ही रहता है। तो शब्द में यदि हम निपात को जोड़ते हैं, योग्यता में हमने तथा जोड़ा, शक्ति में हमने यथा जोड़ा, तो ये क्या बन गया? यथाशक्ति। योग्यता में तथा जोड़ा, तथा योग्यता। इति सिद्धम। पेट में हमने भर जोड़ा तो भरपेट बन गया। इसी तरह से शब्दों में यदि हम निपात शब्द जोड़ते हैं तो जो शब्द समासिक शब्द निकल कर आता है उसमें भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये भी हम याद रखेंगे। नोट करने वाली बात है कि समास विग्रह करते समय यदि अनुसार शब्द आ रहा है उसमें भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो ये होगा शक्ति के अनुसार। के अनुसार अगर आ रहा है, अनुसार शब्द आ रहा है, तो उसमें क्या होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। ठीक है। तो इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट हम इसके लिए जो है कंडीशन पहले समझेंगे। कंडीशन क्या कहती है? चौथी कंडीशन है, यदि अविकारी शब्द अव्यय आदि की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे कैसे। देखिए, याद रखना है कि कोई भी अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द है, उनकी आवृत्ति हो रही है और बीच में योजक चिन्ह लग रहा है तो उसमें 101% अव्ययी भाव समास होगा। कैसे? आप जो है एग्जाम्पल से देख सकते हैं। धीरे धीरे। अब आप बोलो, हमने तो ये पढ़ा है कि द्वंद्व समास में हमने पढ़ा है कि अगर बीच में योजक चिन्ह है तो ये तो द्वंद्व समास होता है। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं। योजक चिन्ह है परंतु शब्द कैसे हैं? अव्यय है और उनकी रिपीटेशन हो रही है, धीरे धीरे, पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ भी धीरे है, उधर भी धीरे है, और धीरे क्या है? एक अव्यय शब्द है। अब धीरे का अगर वचन बदलो करना है, धीरे का धीरी तो नहीं होगा, अभी का अभियो तो नहीं होगा, जल्दी का जल्दियों नहीं होता है, अलग का अलगे नहीं होता है। तो ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे अव्यय शब्द होते हैं जिनका कोई विकार नहीं कर सकते हैं। लिंग वचन विशेषण करते दौरान इसका कोई विकार नहीं होता है, इसलिए हम इनको अव्यय शब्द कहते हैं। तो ये कंडीशन ये थी कि अव्यय शब्द की आवृत्ति अगर योजक चिन्ह के साथ होती है, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो उसमें भी 101% अव्ययी भाव समास होगा। अगर आप बोलो, अब आप बोलो यहाँ पे दिन दिन, एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, दिन दिन। अब आप बोलो इसमें कौन सा समास है? योजक चिन्ह भी लगा है और रिपीट भी हो रहा है, दिन है, दिन है। लेकिन आप ये चीज देखो, दिन का क्या कर सकते हैं? दिन, दिनों भी होता है ना, इन दिनों की बात है, दिन का दिनों भी होता है। क्या ये अव्यय शब्द है? नहीं, अविकारी शब्द नहीं है। ये क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द में अगर योजक चिन्ह लगा है तो ये आपका द्वंद्व समास होगा, ना कि आपका अव्ययी भाव समास। ये याद रखना है कि अव्यय शब्द होने चाहिए और अव्यय शब्दों में आपका योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, तभी उसमें अव्ययी भाव समास होगा।
ठीक है। द्वंद्व का क्या था, देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, दिन दिन, रात रात। अब आप बोलो कि रात और रात, इसमें भी योजक चिन्ह है बीच में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अव्ययी भाव समास कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं भला? रात क्या है आपका, एक अविकारी शब्द नहीं है, विकारी शब्द है, विकार होता है इसमें, रात का रातें बन सकता है। ठीक है, ये क्या एक विकारी शब्द है। अब विकारी, मैंने अभी कहा कि विकारी शब्द में अगर बीच में योजक चिन्ह है तो वो द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा, ना कि अव्ययी भाव समास का। अव्ययी भाव समास वो होंगे जिसका आप विकार नहीं कर सकते हैं और रिपीट हो रहे हैं, अभी अभी, धीरे धीरे, अलग अलग, कब कब, इधर उधर, साथ साथ। साथ का साथों नहीं होता है, साथ ही होता है। तो अव्यय का अगर रिपीटेशन हो रहा है योजक चिन्ह के साथ तो अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन द्वंद्व समास कौन सा होगा, अगर रिपीट हो रहे हैं योजक चिन्ह के साथ और वो विकारी शब्द है तो वो उसमें जो होता है द्वंद्व समास होता है। ये आपको याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब देखो विकारी शब्द, अभी हमने देखा कि विकारी शब्द अगर बीच में योजक चिन्ह है तो वो अव्ययी, तो वो जो होगा द्वंद्व समास होगा। लेकिन विकारी शब्द अगर बिना योजक चिन्ह के हो, दिनों दिन, रातों रात हो, वो पहले तो क्या था, रात और रात था योजक चिन्ह के साथ, तब क्या था, ये आपका द्वंद्व समास था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रातों रात है, बिना योजक चिन्ह के है विकारी शब्द, तो इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगर विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के है तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। लेकिन विकारी शब्द अगर योजक चिन्ह के साथ है तो उसमें द्वंद्व समास होगा। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी स्टेट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो हम अच्छे से समझेंगे। बातों बात, बात बातें होता है, विकारी शब्द है। बात बात अगर योजक चिन्ह के साथ है द्वंद्व समास है। बातों बात है, बिना योजक चिन्ह के दिया गया है तो उसमें अव्ययी भाव समास है। कंफ्यूजन वाले यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, दिनों दिन में कौन सा समास है, रातों रात, बातों बात, कानों कान, हाथों हाथ, एकाएक, सरासर, कहीं ना कहीं, भागम भाग, तो इसमें कौन सा समास है, तो आपको पता होना चाहिए अव्ययी भाव समास है। क्यों है, क्योंकि विकारी शब्द बिना योजक चिन्ह के दिए हैं, इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। आई होप ये आपको अव्ययी भाव समास समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वंद्व समास की। अब देखो द्वंद्व समास क्या होता है, जहां दोनों शब्द प्रधान होते हैं। पहले हमने देखा अव्ययी भाव समास किया तो पहला पद प्रधान था। दूसरा हमने किया समास कौन सा किया अभी, अव्ययी भाव समास, एक ही समास किया तो उसमें जो है पहला पद जो है आपका प्रधान था। अब हम बात कर रहे हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व में क्या है, आपके दोनों शब्द जो होते हैं प्रधान होते हैं। दोनों शब्दों के बीच प्रतियोगिता होती है या प्रतिस्पर्धा होती है या प्रतिद्वंदता अगर है तो उसमें डेफिनेटली आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे राम रावण, राम और रावण में क्या है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता है। कृष्ण कंस, भाजपा कांग्रेस प्रतिस्पर्धा है। भीम दुर्योधन, कर्ण अर्जुन, कर्ण और अर्जुन के बीच है, तो इसमें क्या होगा, आपका द्वंद्व समास होगा। कंडीशन सेकंड करते हैं, सभी विलोम शब्दों में द्वंद्व समास होता है। ये आपने देख के ही पहचान लोगे कि विलोम शब्द जो भी है, लाभ अलाभ, धर्म अधर्म, पाप अपाप, दिन रात, सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इस तरह के शब्द अगर होंगे योजक चिन्ह के साथ तो उसमें डेफिनेटली 101% द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है, जहां संज्ञा विशेषण सर्वनाम विकारी शब्दों की आवृत्ति हो। इससे पहले भी देखो हमने ये किया कि अगर विकारी शब्द है और उसमें जो है योजक चिन्ह बीच में लगा है तो उसमें डेफिनेटली आपका द्वंद्व समास होगा। जैसे लड़का लड़का, लड़का क्या है आपका विकारी शब्द है, लड़का का लड़के हो सकता है, बच्चा का बच्चे हो सकता है, लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं। लड़का लड़का किसके साथ, योजक चिन्ह के साथ, बच्चा बच्चा योजक चिन्ह के साथ है, सुंदर सुंदर योजक चिन्ह के साथ है, अपना अपना योजक चिन्ह के साथ है। तो हमने याद रखना है अगर विकारी शब्द योजक चिन्ह के साथ है तो उसमें आपका द्वंद्व समास होगा, ठीक है। लेकिन अगर अविकारी शब्द के साथ हो तो वो उसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट है, सार्थक और निरर्थक शब्दों का जोड़ा अगर योजक चिन्ह के साथ है तब भी उसमें द्वंद्व समास होगा। जैसे चाय वाय, धागा वागा, रोटी वोटी, कपड़ा वपड़ा, तो उसमें भी आपका जो है द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है आपका, जहाँ ये हमने कर लिया कि जहाँ विकारी शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगा हो, माँ बाप, माता पिता, अच्छा अच्छा, पढ़ लिख, तो उसमें जो है आपका द्वंद्व समास होगा। जहाँ दो शब्दों से संबंध प्रकट होता है, जैसे राम लक्ष्मण, लव कुश, भाई बहन, गुरु शिष्य, जीजा साली, योजक चिन्ह के साथ है, उसमें भी आपका द्वंद्व समास होता है। बस इतना याद रखना कि एक ही कंडीशन याद रखनी है योजक चिन्ह वाली कि अव्ययी भाव समास भी हो सकता है, लेकिन कब होगा वो आपने याद रखना है। बाकी 101% अगर योजक चिन्ह बीच में है तो उसमें आपका द्वंद्व समास ही होगा। और समास विग्रह करते हुए इसमें जो है हम और यूज़ करते हैं, या यूज़ करते हैं, अथवा यूज़ करते हैं। जैसे राम रावण, राम और रावण, माता पिता, माता और पिता, ये जो है इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास एज द नेम सजेस्ट, द्विगु, द्वि, तो द्वि से हमने याद रखना है कि इसमें पहला पद कैसा होगा, संख्यावाची होगा। कोई संख्या अगर स्टार्टिंग में आपको शब्द में दिख रही है तो उसमें द्विगु समास होगा और दूसरे पद की इसमें प्रधानता होती है। जैसे एक मत,
दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन पहला जो शब्द होता है ये आपका संख्यावाची होता है। जैसे एक मत, एक में क्या है, ये एक क्या है, संख्यावाची है, इसलिए इसमें जो है द्विगु समास होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक मत, एकेश्वर, एकाधिकार, एक दंत, एक लक्ष्य, एकांत, एकलव्य। इन सभी शब्दों में पहला जो शब्द है वो संख्यावाची है, एक एक शब्द इसमें रिपीट हो रहा है। जैसे दोपहर, दो का मतलब जो है दो होता है। दोपहर, दो रास्ते, दो राहें, द्विगुणी, द्विमुखी, द्विवचन। इसका मतलब यह है दो है, संख्यावाची है, इसलिए इन सभी शब्दों में भी आपका द्विगु समास होगा। त्रिराहा, तीन राहों का समूह। त्रि क्या है, तीन। त्रिकोण, त्रिकोण, त्रिभुज, त्रिनेत्र, त्रिगुण, त्रिशूल, त्रिमुनि, ये सभी क्या है आपके संख्यावाची शब्द है। द्विगु समास के एग्जाम्पल है चौराहा, पंचांग, षडासन, सप्तांग, अष्टांग, नवरत्न, ये आप सभी आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं पंचग्राम। पंच क्या है आपका, पहला इसमें जो शब्द है वो आपका संख्यावाची है। जैसे अष्टकोण में पहला जो शब्द है वो आपका संख्यावाची है, इसलिए ये आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा। सप्तांग, देखो सप्तांग में जो है सप्त क्या है आपका पहला शब्द है, और पहला शब्द कैसा है, इसमें संख्यावाची है, इसलिए ये द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। नव क्या है, इसमें संख्यावाची है। नव दिवस, नवग्रह, नवरस, इसलिए आपका ये सारे जो एग्जाम्पल है, ये सारे शब्द ये भी कैसे होंगे, संख्यावाची होंगे, द्विगु समास के होंगे। दशानन, 10 आनन है जिसके, वो आपके रावण भी हो सकता है। देखिए विग्रह करने पे डिपेंड होता है। जैसे दशानन, ये आपका बहुव्रीहि समास का भी एग्जाम्पल है। कैसे होता है, क्योंकि दशानन अगर हम ऐसे करते हैं, 10 है आनंद जिसके, वो कौन है, आपके रावण होता है। तीसरे की विशेषता अगर हम बता रहे हैं तो आपके बहुव्रीहि समास है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे देखें, दशानन, आनंद, दश क्या है आपका पहला शब्द है, और पहला शब्द कैसा है, संख्यावाची है, तो ये आपका द्विगु समास का भी एग्जाम्पल हो सकता है। इट्स अप टू ऑप्शन, किस तरह से जो है ऑप्शन आता है, बहुव्रीहि आता है या द्विगु आता है। बस हमें कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट हम जो है इसमें देख सकते हैं कि समूहवाची शब्द भी होते हैं, कि जब हम समास विग्रह करते हैं तो उसमें हम समूह शब्द अगर जोड़ रहे हैं, जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, 10 वर्षों का समूह जोड़ रहे हैं, 100 वस्तुओं का समूह जोड़ रहे हैं, समूह लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपका द्विगु समास होगा। जैसे अव्ययी भाव समास में हमने देखा था कि अनुसार लगा रहे हैं, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार शब्द आ रहा है, तो वो आपका अव्ययी भाव समास है। लेकिन समूह शब्दों को हम यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल होगा। तो ये था आपका, अभी तक देखो हमने क्या किया, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और आपका द्विगु समास। आई नो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है, बट टॉपिक को हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट समास की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या है, कर्म को धारण करने वाला ऐसा समास जो कर्म को धारण करता है। दूसरा पद इसमें प्रधान होता है, कर्म को धारण करने वाला। जैसे चाय वाला, पान वाला, इसमें जो है जिन शब्दों से हमें कार्य के करने का बोध होता है, दूध वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, लोहार, चरमकार, कुंभकार, इसमें जो है आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट कंडीशन है कि कर्मधारय समास को हम विशेषण विशेष्य समास भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है बहुत बार, विशेषण विशेष्य समास किसे कहा जाता है। देखो कोई भी शब्द होंगे, अगर आपको झलक रहा है कि इसमें जो है विशेषता प्रकट हो रही है किसी की, इसमें विशेषण है, तो डेफिनेटली 101% उसमें कर्मधारय समास होगा। जैसे कृष्ण सर्प, महात्मा, काला सांप। सांप कैसा है, काला है, सांप की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। तो सांप क्या है, यहाँ पर विशेष्य है, एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या है कि वो काला है, इसलिए सांप तो क्या है, ये विशेष्य है, विशेषण क्या है इसका, काला है। जैसे महात्मा, महात्मा है कि महान है आत्मा, जो आत्मा कैसी है, महान है। आत्मा क्या है, यहाँ पे विशेष्य है, मतलब एक संज्ञा है। विशेष्य क्या है, यहाँ पे संज्ञा, कोई भी संज्ञा शब्द होगा जिसकी हम क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो आत्मा कैसी है, महान है। महान क्या है, यहाँ पे विशेषण है, इसकी जो है विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ऐसे शब्द भी कैसे होंगे, कर्मधारय समास इनमें होगा। नटखट बालक, बालक कैसा है, नटखट है। बुजुर्ग आदमी, आदमी कैसा है, बुजुर्ग है, तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। प्रतिभाशाली बालक, दीवानी लड़की, नौजवान लड़का, शैतान छात्र, कमीना मंत्री, सुंदर स्त्री। बस इसमें देखना है कि अगर विशेषण विशेष्य झलक रहा है, विशेषता बताई जा रही है, तो बस याद रखना है कि उसमें जो है आपका कर्मधारय समास होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले विशेषण आ सकता है बाद में विशेष्य होना चाहिए, विशेष्य भी पहले आ सकता है, विशेषण बाद में आ सकता है। जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम, वो कौन है, आपके श्री राम है, वो आपका बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन नर क्या है, यहाँ पे आपका विशेष्य है, मतलब संज्ञा है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि नर कैसा है, उत्तम है। तो पहले आपका विशेष्य भी आ सकता है, बाद में आपका विशेषण भी आ सकता है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष क्या है, यहाँ पे एक संज्ञा है, एक विशेष्य है। उत्तम क्या है, यहाँ पे विशेषण है। तो ऐसे नहीं है कि विशेषण विशेष्य समास ही कहते हैं, इसे विशेष्य विशेषण भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है उपमान उपमेय समास भी हम कर्मधारय समास को कहते हैं। ये भी याद रखना है कि अगर कहीं पे किन्हीं शब्दों में अगर तो झलक रहा है कि विशेषण विशेष्य है,
तो कर्मधारय समास है। यदि आपको लग रहा है उपमान उपमेय भी अगर इसमें है, अब उपमान उपमेय क्या है? देखिए, उपमेय होता है जिसकी आप तुलना करते हैं, उपमान होता है जिसके साथ आप तुलना करते हो। जैसे चंद्रमुख, आप चंद्रमुख में क्या है, मुख की तुलना कर रहे हैं कि मुख कैसा है, चंद्र के समान है, चांद के समान आपका मुखड़ा है, तो आप अपने मुख की कल्पना कर रहे हो, तुलना कर रहे हो चांद के साथ, तो उसमें भी आपका कर्मधारय समास होगा। जहां पे उपमान और उपमेय होता है, किसी की तुलना की जाती है किसी के साथ, तो उसमें भी डेफिनेटली 101% कर्मधारय समास ही होगा। तो हम पहचानेंगे कैसे? उपमान किसको पहचानेंगे कि इसमें उपमान है, उपमेय है? उपमेय तो होता है जिसकी तुलना की जाती है, उपमान होता है जिसके साथ की जाती है जो नेचुरल चीज है। जैसे चंद्रमुख, मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चांद के साथ की जा रही है, तो चंद्र क्या है यहाँ पर? उपमान है। उपमेय क्या है यहाँ पर? मुख है। तो आगे भी देख सकते हैं आप, जैसे कनकलता, देहलता आप कर सकते हो। तो देह कैसी है? लता के समान है। लता क्या है यहाँ पर? कोई गॉड गिफ्टेड है, नेचुरल चीज है, तो ये उपमान हो गया। देह क्या है? देह लता के समान है, तो ये उपमेय हो गया। मृग नयनी, तो नयन किसके समान है? आपके मृग के समान है, तो मृग क्या है यहाँ पे? उपमान है। नयन क्या है यहाँ पे? उपमेय है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कर्मधारय समास को ही गुणगुणी समास भी कहा जाता है। ये तीन चीजें आपने याद रखनी है। कर्मधारय समास को विशेषण विशेष्य समास कहा जाता है, कर्मधारय समास को उपमान उपमेय समास कहा जाता है, और कर्मधारय समास को ही गुणगुणी समास कहा जाता है। जैसे ईमानदार शिक्षक पूछ लिया जाता है, ईमानदार शिक्षक में आपकी किस तरह का समास है? तो कर्मधारय समास है, क्योंकि देखो शिक्षक कैसा है? ईमानदार है, गुणगुणी है, जो है समास कहते हैं। चतुर, लड़की कैसी है? चतुर है। आप इसमें जो है विशेषण विशेष्य भी लगा सकते हैं। वीर पुरुष, पुरुष कैसा है? वीर है। बुरा व्यक्ति, कर्मठ नेता, साहसी सैनिक। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नेक्स्ट कंडीशन है, लास्ट कंडीशन है कर्मधारय समास की, कि समास विग्रह करते समय अगर हम लगाते हैं, जो लगाते हैं, समान लगाते हैं, जैसा, रूपी, जैसे, तुल्य, इव, इन शब्दों का यूज करते हैं, तो उसमें भी आपका कर्मधारय समास होगा। जैसे पीतांबर, पीला है जो वस्त्र, अंबर कैसा है? पीला है। इसमें भी देखो विशेषण विशेष्य की हम बात कर रहे हैं। वस्त्र कैसे है? अंबर कैसे हैं? पीले हैं। पीले है जो वस्त्र, अगर तो हम विग्रह इस तरह से कर रहे हैं तो इसमें कर्मधारय समास है, क्योंकि वस्त्र की हम जो है वस्त्र को बता रहे हैं कि वस्त्र कैसे हैं? पीले हैं। विशेषण विशेष्य का इसमें इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अगर हम इसका विग्रह इस तरह से करते हैं, पीतांबर पीले है वस्त्र जिसके, किसी तीसरे की हम विशेषता बता रहे हैं, तीसरा पद इसमें प्रधान है, वो किसके होते हैं? पीले वस्त्र किसके हैं? श्री कृष्ण जी के हैं, तो श्री कृष्ण को जो है डिनोट किया जा रहा है, तो पीले है वस्त्र जिसके, वो कौन होते हैं? श्री कृष्ण। अगर हम इसका विग्रह इस तरह से करते हैं तो इसी पीतांबर में बहुब्रीहि समास होगा। अन्यथा पीतांबर में अगर पीला है वस्त्र, जो इस तरह से हम विग्रह करते हैं, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। तो बाकी डिपेंड करता है ऑप्शन पे, कर्मधारय समास आ रहा है या फिर बहुब्रीहि समास आ रहा है। दोनों अगर ऑप्शन में है तो हम बहुब्रीहि की तरफ इसमें जो है जा सकते हैं। बाकी अलग अलग ही होते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा कोई नहीं होता है कि दोनों आपको दिए जाएंगे। ठीक है, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की। तो बहुब्रीहि समास में क्या होता है? अन्य पद ही इसमें प्रधान होता है, ना प्रथम पद ना द्वितीय पद, कोई तीसरा पद ही इसमें जो होगा प्रधान होगा। जहां दोनों शब्दों को छोड़कर तीसरे शब्द की प्रधानता होती है वो आपका बहुब्रीहि समास होता है। जहां दोनों शब्द मिलकर तीसरे की विशेषता बताते हैं, अन्य पद ही इसमें प्रधान होगा। जैसे आप देख सकते हैं चंद्रशेखर, चंद्रमौली, नीलकंठ, त्रिनेत्र, महादेव, मृत्युंजय, महाकाल, ये सभी किसके नाम हैं? ये सभी आपके शिव को दर्शाते हैं, शिव की प्रधानता को यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इन सभी में क्या होगा? नीलकंठ, नीले कंठ वाला, वो कौन है? आपके शिव जी है। शिव जी है तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुत बार पूछा जाता है, नीलकंठ में कौन सा समास है? तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास होगा। त्रिशूलधारी, आप बोलोगे कि त्रिशूलधारी में तो त्रि है, त्रिनेत्र में त्रि आ रहा है, संख्यावाची शब्द आ रहा है, तो इसमें जो होगा आपका द्विगु समास भी हो सकता है। लेकिन त्रिशूलधारी, त्रिशूल को धारण करने वाला कोई है, वो होता है शिव। तीसरे को हम दर्शा रहे हैं तो इसमें बहुब्रीहि समास भी होगा। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, वो किसके होते हैं? शिव जी के होते हैं। तीसरे पद को जो है हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो त्रिनेत्र में आपका द्विगु समास भी हो सकता है, साथ ही साथ इसमें आपका बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। जैसे गजोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबे पेट वाला, मोटे पेट वाला, वो आपके गणेश जी है। एक दंत, विनायक, श्रीदेव, मूषक वाहन, गजानन, ये आपके गणेश जी को दर्शा रहे हैं, इसलिए इन सभी में आपका बहुब्रीहि समास होगा। नोट जो है, नोट करने वाली बात है, बहुब्रीहि समास का अपना कोई उदाहरण नहीं है। कर्मधारय समास व द्विगु समास में से ही जो तीसरे की विशेषता बताता है वो आपका बहुब्रीहि समास उसमें होता है। ये आपने याद रखना है। जैसे पीतांबर, अंबर कैसे है? पीले हैं। अगर हम इस तरह से देखें तो ये कर्मधारय समास होगा, क्योंकि वस्त्र को हम बता रहे हैं, वस्त्र कैसे है, विशेषता बता रहे हैं, विशेषण इसका क्या है? पीले है वस्त्र। लेकिन पीतांबर, पीले वस्त्र को धारण करने वाला। दिगांबर, श्वेतांबर, हलधर, चक्रधर, गदाधर, हनुमान जी, गद को धारण करने वाला गदाधर, हनुमान जी, तो ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। त्रिलोकी, आप देख सकते हो त्रिलोकी, तीन लोगों का स्वामी, वो कौन है? विष्णु जी है।
त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। त्रिवेणी में आप देख सकते हो त्रि है, त्रिलोकी है, ये आपका द्विगु समास के भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जल में जन्म लेने वाला वो आपका कमल होता है, ये एग्जाम्पल भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इन सभी में आपका बहुब्रीहि समास होगा क्योंकि ये तीसरे की प्रधानता को शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अष्टाध्यायी, अष्टावक्र, पंचवटी, तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट समास की बात करते हैं, तो ये है आपका तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास में हम देख सकते हैं इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। द्वितीय आप कह सकते हैं, उत्तर पद आप इसमें कह सकते हैं कि दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। दूसरा शब्द हम याद रखेंगे कि उपमान उपमेय उसमें नहीं होता है, विशेषण विशेष्य नहीं होता है, ना ही इसमें पहला शब्द संख्यावाची होगा। ये 3 चीज़ें जो भी अभी तक हमने पढ़ा है ये याद रखना कि ये इसमें नहीं होगा, बस वो क्या होगा, आपका तत्पुरुष समास होगा। फिर हम देखते हैं तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण के 2 भेद होते हैं जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो है आपके कर्मधारय समास और द्विगु तत्पुरुष समास। देखो द्विगु और कर्मधारय समास आपके तत्पुरुष समास के ही आगे भेद हैं। अगर हम व्याधिकरण तत्पुरुष समास की बात करें तो इसके 6 उपभेद है, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। अगर हम बात करें तत्पुरुष समास के कुल उपभेद कितने हैं, तो 2 इसके हैं, 6 इसके हैं, तो कुल उपभेद तत्पुरुष समास के 8 उपभेद होते हैं। चलिए समझते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास को। हम समझते हैं, कारक समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि विभक्ति कारक इसी पर ही जो है आधारित है ये समास। तो तत्पुरुष समास में हमने देखा, हमने 6 कारक करने हैं। प्रथमा और अष्टमी जो विभक्ति है उसको स्किप करके बीच वाले जो है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति को लेना है। ये 6 कारक जो होते हैं ये आपके तत्पुरुष समास में होते हैं। तो शुरू करेंगे, कर्ता ने ये इसमें नहीं होता है, हम शुरू करेंगे कर्म से। तो कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से जुदाई, संबंध काके की, अधिकरण में पर, यह आपको पता होना चाहिए कि संप्रदान अगर बीच में के लिए आ रहा है विग्रह करते हुए तो उसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। बीच में में आ रहा है तो उसमें पता होना चाहिए में किस में आता है, अधिकरण में आता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास उसका एग्जाम्पल होगा। कैसे, ये आप देख भी सकते हैं, लेकिन हम जो है इसको डिटेल में ऐसे समझते हैं, अलग अलग करके देखते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को, बीच में अगर को आता है विग्रह करते हुए तो उसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, सर्वप्रिय, सबको प्रिय, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। अगर अब आप इसमें ये तो नहीं कर सकते गगन से चुंबी, गगन में चुंबी, ग्रामगत, गांव से गया, गांव से गया, तो इस तरह से नहीं। देखो विग्रह करते हुए हमने सेंस देखनी है कि हम क्या यूज कर सकते हैं। तो अगर को बीच में आ रहा है तो इसमें जो होगा कर्म तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है करण, कर्ता ने कर्म को करण से, बीच में विग्रह करते हुए से आ रहा है तो उसमें होगा करण तत्पुरुष समास। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, मन चाहा, मन से चाहा, व्याकुल, व्याकुल, भय से आकुल, भूख मरा, भूख से मरा, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, से बीच में आ रहा है तो हमें पता है कर्ता ने कर्म को करण से। इसलिए इन सभी में आपका जो है इस तरह से ऑप्शन लिख के आता है कि हस्तलिखित में कौन सा समास है। तत्पुरुष में भी आपके एग्जाम्पल देंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास है आपका, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं इसके, संप्रदान तत्पुरुष है, अपदान है, संबंध है, तो आपको पता होना चाहिए से अगर बीच में विग्रह करते हुए आ रहा है तो उसमें जो होगा आपका करण तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है आपका संप्रदान के लिए, तो गौशाला, गौ, गाय के लिए शाला, देश के लिए भक्ति, परीक्षा के लिए उपयोगी, तप के लिए वन, विद्या के लिए आल्य, ये थोड़ा सा स्किप हो गया है, गुरु के लिए दक्षिणा, या आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो के लिए अगर बीच में विग्रह करते हुए आ रहा है तो उसमें संप्रदान, हमें पता है कि के लिए किसके साथ आता है, संप्रदान के लिए, तो इसलिए उसमें जो होगा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अपदान से जुदाई, से जुदाई से अगर बीच में आ रहा है लेकिन कहाँ से जुदाई भी हो रही है उसमें, जैसे ऋण से मुक्त, आप बोलो से तो किस में आ रहा था पहले, कर्ता ने कर्म को करण से, आप बोलो से तो करण में भी आ रहा है तो उसमें क्यों नहीं किया, लेकिन हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, अलग होने के कॉन्टेक्स्ट में हो रहे हैं। ऋण से मुक्त, मुक्त हुआ है ना ऋण से वो, तो ये अलग होने के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देख रहे हैं से आ रहा है तो उसमें अपदान तत्पुरुष समास होगा। पाप से मुक्त, धन से हीन, रोग से मुक्त, नेत्र से हीन, धर्म से भ्रष्ट, तो इसमें जो होगा आपका अपदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास, संबंध काके की, तो प्रेम का सागर, मृत्युदंड, मृत्यु का दंड, विद्या का दान, राजा का तंत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो इसमें काके की आ रहा है, संबंध को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा। तो लास्ट बात करते हैं अधिकरण तत्पुरुष समास की। अधिकरण में पर होता है तो जलमगन, जल में मग्न, पेट दर्द, पेट में दर्द, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, मृत्युंजय, मृत्यु पर जय, तो में पर आ रहा है बीच में तो डेफिनेटली उसमें जो होगा अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो ये था आज का टॉपिक। अगर मैं रिकैप्चुलेट करूँ आज के इस टॉपिक को तो हमने डिटेल में जो है स्टडी किया समास के बारे में, समझा समास क्या होता है, इसके कितने भेद हैं और उन भेदों की भी आगे डिटेल स्टडी की। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप. स्टे कनेक्टेड.